गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा और आज हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम के बारे में कि व्हाट इज बेस थ्योरम। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेट दिस इज द सैंपल स्पेस एस एंड देयर आर सम इवेंट्स E1 E2 E3 and so on up to En, okay, which are mutually exclusive and exhaustive events. E1 E2 E3, these events are what up to En, these are mutually exclusive and exhaustive events and A is any arbitrary event. A is any arbitrary event. A क्या है? कोई इवेंट है जो अपना एसोसिएशन E1 के साथ रख सकता है, E2 के साथ, E3 के साथ, सभी के साथ एसोसिएट हो सकता है. A is any arbitrary event which is associated to each of E1, E2, E3 and so on up to En. ओके और लास्ट एक्सरसाइज में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का मेथड सीखा कि ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है हमें और इसके लिए हम कौन सा लॉ यूज करते थे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और बेस थ्योरम में क्या कहा गया है कि ए इवेंट जो है दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, ए इवेंट क्या है, हो चुका है। इट इज फाउंड दैट ए इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड। तो अगर ए इवेंट हो चुका है तो फिर E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ए इवेंट हो चुका है। अगर ए इवेंट हो चुका है तो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके बारे में बताया बेस थ्योरम ने। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A का फॉर्मूला पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A का क्या फॉर्मूला था, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। A की प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 एंड सो ऑन अप टू En, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ En और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। ये फॉर्मूला हमारा है किसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का, E1 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का जब ए इवेंट हो चुका हो। लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A अपॉन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्लस इनटू में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 एंड सो ऑन अप टू En, प्रोबेबिलिटी ऑफ En और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। और आज लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि E1 की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा जब ए इवेंट हो चुका है। यानी कि बेस थ्योरम ने क्या बताया, बेस थ्योरम अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम क्या होगा, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, एनी इवेंट EI, मान लो EI नाम का कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ए इवेंट हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI क्या होगी जब ए इवेंट हो चुका है, तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI A अपॉन EI, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दिस होल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI A अपॉन EI। ये हमारे पास फॉर्मूला है बेस थ्योरम का। यानी कि नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर तो आई की फिक्स वैल्यू होगी, जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो जो भी वैल्यू होगी आई की वही न्यूमरेटर में आने वाली है। समीशन ऑफ EI का मतलब क्या, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर हम आई की वैल्यू 2 लेंगे, फिर आई की वैल्यू 3, यानी कि इन सभी का क्या करेंगे हम समीशन करेंगे। और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। देखते हैं कैसे प्रॉब्लम आएगी इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन आएंगे बेस थ्योरम के ऊपर, देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, bag 1 contains
4 red ball and 6 black balls, and another bag contains and another bag contains and another bag contains 6 red balls and 4 black balls. Okay, one of the bag is selected at random. One of the bag is selected at random, and then a ball is drawn. One of the bag is selected at random, and then a ball is drawn from the selected bag. Drawn from the selected bag. Then a ball is drawn from the selected bag, which is found to be red. Which is found to be red. Which is found to be red. What is the probability that? What is the probability that? Probability that it was drawn from bag 2. It was drawn from bag 2. तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है कि बैग जो है 2 से इस बॉल को निकाला गया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, कल की तरह ही यही क्वेश्चन कि हमारे पास क्या है, कल हमने लो टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और आज में बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक बैग है जिसमें क्या है 4 तो रेड बॉल हैं और 6 क्या है 4 रेड बॉल और 6 क्या है भाई ब्लैक बॉल्स हैं। ये बैग 1 की बात हो रही है। और बैग 2 में क्या है भाई, बैग 2 में क्या है 6 रेड बॉल हैं 4 ब्लैक बॉल हैं। क्लियर। अब क्या है दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ भी हमारा टोटल जॉब जो है वो 2 जॉब्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला जॉब क्या है वो देखते हैं। पहला जॉब है कि हमें किसी बैग को सिलेक्ट करना है, तो हम हो सकता है कि बैग 1 को सिलेक्ट करें, हो सकता है हम बैग 2 को सिलेक्ट करें। ओके, तो जो फर्स्ट जॉब है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से E1 किसको माना, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। E2 किसको माना, सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। E1 किसको मान लिया, E1 मान लिया कि फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, इसको E1 मान लिया हमने। E2 किसको मान लिया, सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, इसको हमने E2 मान लिया। क्लियर। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी या E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करना तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2 रहेगी ना। तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। ओके, अब क्या है कि जो भी बैग हमने सिलेक्ट किया, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, पहले किसी एक बैग को सिलेक्ट किया गया। ओके, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। कल हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि पहले किसी एक बैग को सिलेक्ट किया गया, उसमें से एक बॉल को निकाला गया, वो बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। और आज क्या कह रहा है, वो बॉल रेड है। ठीक है, वो बॉल जो हमने निकाली है वो रेड मिल चुकी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से सेकंड बैग से आई थी। यानी कि एक इवेंट भी वही हमारा कि जो बॉल हम ड्रॉ करेंगे वो कैसी होगी, बॉल इज रेड इन कलर। ओके, अब जो रेड बॉल आई है वो इवन इवेंट यानी कि फर्स्ट बैग से भी निकाली जा सकती है, और जो बॉल रेड हम निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं, वो कह रहे हैं कि वो सेकंड बैग से भी निकल सकती थी या निकल चुकी है। ओके, तो हमने कहा कि जो रेड बॉल है ये फर्स्ट बैग से भी आ सकती है और ये रेड बॉल तो सेकंड बैग से भी आ सकती थी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ए का एसोसिएशन इवन के साथ भी बन सकता है और ए E2 के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। ओके, और ए अपॉन इवन की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, ए किसको माना कि बॉल कैसी है, बॉल है रेड कलर की भाई, और ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब इवन इवेंट हो चुका। इवन का मतलब बॉल को कहां से निकाला गया, इवन का मतलब फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया गया और वहां से रेड बॉल को निकाला गया। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर बॉल को फर्स्ट बैग से निकाला जा रहा है, ए का बॉल कौन सी है, रेड बॉल है, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10। और ए अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी होगी कितना, सेकंड E2 का मतलब सेकंड बैग से रेड बॉल को निकालना है हमें। ठीक है, E2 का मतलब सेकंड बैग सिलेक्ट किया गया, ए का मतलब रेड बॉल को निकालना है, तो सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/10। अब कह रहे हैं कि ए इवेंट हो चुका है, जो बॉल हमने निकाली है भले वो फर्स्ट बैग से निकाली हो भले वो सेकंड बैग से निकाली हो, वो बॉल रेड मिल चुकी है, जो बॉल निकाली वो रेड है।
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कौन से बैग से आई थी, सेकंड बैग से आई थी। अब आज एक ही प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, कहते ये इवेंट हो चुका है, बात किसके बारे में कर रहा है, E2 के बारे में। यानी वापस हमें इस स्टेप पे जाना पड़ रहा है, फर्स्ट ड्रॉप पे जाना पड़ रहा है। यानी कि जब हमें ए इवेंट से वापस E1 या E2 की तरफ जाना पड़ जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, इससे आप समझ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन किसका आज ये, बेस थ्योरम का। अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते, पर कहते हैं कि ए इवेंट हो चुका है, बताओ कि E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है जब इवेंट ए हो चुका हो। यानी कि जो बॉल हमने निकाली थी वो सेकंड बैग से निकाली थी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर बॉल जो निकाली गई वो रेड है तो। ओके, आज हमें क्या करना है, E2 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है जब ए इवेंट हो चुका है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किसके लिए कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, बेस थ्योरम का यूज करेंगे। बेस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं हम यहां पर, क्या करेंगे, बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से क्या होगा, इसके बाद यहां कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस थ्योरम ने क्या फॉर्मूला बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, और नीचे आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कल पढ़ा था ना हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। बस दो इवेंट हुए ना पॉसिबल, तो E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 1/2, A अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, A अपॉन E2 की है 6/10, अपॉन में क्या 1/2 इंटू 4/10 प्लस में क्या 1/2 इंटू 6/10। 1/2 कॉमन आ जाएगा और 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में रह जाएगा 6/10, नीचे रहेगा 4/10 प्लस में 6/10, यानी कितना हो गया 10/10। यानी ऊपर बन गया 6/10, नीचे बन गया 1। 6/10 का मीनिंग क्या हुआ 0.6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। The required answer is 0.6. 0.6 is the required answer. Okay? कोई डाउट है? देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। In answering a question on multiple choice test, a student either knows the answer और guesses आंसर, या तो आंसर को जानता है या क्या करता है, गैस करता है। Let 3/4 is the probability that he knows the answer, and 1/4 is the probability that 1/4 is the probability that he guesses at the answer. He guesses the answer. Okay? क्या 3/4 is the probability that he knows the answer. 1/4 is the probability that he guesses the answer. Let the probability that the answer given by the student, the answer given by student is correct when he guesses it is 1/4. Then what is the probability that
what is the probability that the student knows the answer, given that he answered it correctly. He answered it correctly. ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओके, और एक स्टूडेंट क्या करता है, या तो वो आंसर को जानता है या वो आंसर को क्या करता है, गैस करता है। वो आंसर को जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4, और वो आंसर को गैस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4, ओके। और उसके बाद लिखा है कि अगर वो आंसर को गैस करता है तो उसका आंसर ठीक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है कि अगर वो आंसर को गैस करता है तो उसका आंसर ठीक आएगा, उसका आंसर ठीक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानता था, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानता था, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। जब ये हो चुका है, जब उसने जो आंसर दिया वो क्या था, वो ठीक था, व्हेन ही आंसर्ड इट करेक्टली, जब उसने इसका आंसर करेक्ट दिया, ठीक दिया, तो क्या करना चाहिए। ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट या तो आंसर को जानता है, he knows either he knows the answer, तो E1 मान लिया he knows the answer, और E2 किसको मान लिया, he guesses the answer। E2 किसको मान लिया हमने, he guesses at the answer, ओके। E1 किसको माना हमने, E1 माना कि he knows the answer, E2 किसको माना, he guesses the answer, he knows the answer, student knows the answer। और आंसर को जानते इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 3/4। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 की, he guesses the answer, आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी E2 कितना गिवन है, 1/4। अब A किसको मानेंगे, A, द आंसर इज, आंसर A, he answered it correctly, he answered it correctly। किसने इसका आंसर क्या दिया, ठीक दिया, उसने इसका आंसर ठीक दिया, यानी कि उसने करेक्ट आंसर बताया, इसको हमने क्या मान लिया, A मान लिया। अब देखिए करेक्ट आंसर तो तभी हो सकता है जब आंसर वो जानता हो, ठीक है, और करेक्ट आंसर तभी हो सकता है जब आंसर को गैस करता हो। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन है कि A/E1 कितना रहेगा। A/E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 का मतलब वो आंसर को जानता था, A का मतलब उसका आंसर क्या है, करेक्ट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब वो आंसर को जानता ही था तो उसका आंसर तो फिर करेक्ट होगा ही होगा, 100% प्रोबेबिलिटी होगी ना फिर तो, कि अब वो आंसर को जानता ही है, आंसर को जानता है, फिर तो क्या होगा, उसका आंसर ठीक होगा ही होगा। पर तू कह रहा है कि अगर वो आंसर को गैस करता है, ठीक है, अगर वो आंसर को गैस करता है तो उसका आंसर ठीक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, इसकी दे नहीं रखी थी, इसकी बताइए हमें कितनी होती है, 1 होगी, क्योंकि वो आंसर को जानता ही है तो श्योर है कि उसका आंसर ठीक होगा, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। और A/E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये आंसर ठीक होगा व्हेन ही गेसेस आंसर, इज प्रोबेबिलिटी 1/4। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नहीं, वो कह रहा है कि उसने जो आंसर दिया वो ठीक है, ही आंसर्ड इट करेक्टली, ओके, बट ही नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, कि वो आंसर को जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, हमें निकालनी है E1 की प्रोबेबिलिटी, जब क्या हो, A इवेंट हो चुका हो। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बाय बेस थ्योरम, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और फिर इनटू में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्लस में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और A/E2, ऐसे ही होगा। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, E1 की प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर को जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 लिखा ना हमने, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, और A/E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। डिनोमिनेटर में देखिएगा 3/4 E1 की प्रोबेबिलिटी, फिर A/E1 की प्रोबेबिलिटी 1, E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इनटू में A/E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। तो यहां बन जाता है ये 3/4, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 3/4 प्लस 1/16, ऐसा बन गया। सो दिस बिकम्स 3/4, एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 है ना, और ये प्लस में बन गया 1, तो बन गया 3/4 इनटू में क्या 16/13, 4 से कट कर दीजिएगा, 4 4 जा 16, आंसर आ गया 12/13। तो
This is the probability that the answer that he knows the answer when he answered it correctly. Okay, हो जाएगा भाई, देख लीजिएगा, बताइए कोई डाउट हो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए कार्ड फ्रॉम a deck of 52 cards is lost. 52 cards is lost. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards, pack of the cards, from the remaining pack of cards, 2 cards are drawn. From the remaining pack of cards, 2 cards are drawn. Cards are drawn. From the remaining pack of the cards, 2 cards are drawn, which are found to be both diamonds. Which are found to be both diamonds. ओके, कहते हैं कि जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनमें से 2 कार्ड को निकाला जाता है और दोनों कार्ड कैसे पाए जाते हैं, डायमंड के कार्ड पाए जाते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड, find the probability that the lost card is also of diamond, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो कार्ड गुम हुआ था वो भी किसका था, डायमंड का था। देखो क्या कहा गया कि टोटल 52 कार्ड्स हैं और 52 कार्ड्स में से एक कार्ड क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट हो जाने का मतलब एक कार्ड मानो निकला वहां से, यानी हमने एक कार्ड निकाला और वो कार्ड हमने गलती से कहीं रख दिया या मान लो कहीं से गलती से हमसे गिर गया, यानी कि अब उस कार्ड को वापस नहीं डाल सकते। यानी क्वेश्चन किसका हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट का। पहले एक कार्ड निकाला गया, अब जो कार्ड गिरा है, जो कार्ड गुम हुआ है, हो सकता है वो कार्ड डायमंड का हो सकता है वो कार्ड डायमंड का ना हो सकता है ना सब, हो सकता है जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड का हो सकता है वो जो कार्ड गुम हुआ डायमंड का ना हो। उसके बाद कह रहे हैं कि जो बाकी 51 कार्ड बचेंगे उनमें से क्या होगा, 2 कार्ड्स को निकाला गया और दोनों को कैसा पाया गया, डायमंड का पाया गया। From the remaining pack of the cards, 2 cards are drawn and both of which are found to be diamond. Both are found to be diamond. ठीक है, और फिर क्या कहा गया कि जो लॉस्ट कार्ड था वो भी डायमंड का था, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि लॉस्ट कार्ड जो है जो फर्स्ट कार्ड हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड हमसे गुम हो गया है, हो सकता है वो किसका हो, डायमंड का हो, और E2 किसको मानेंगे, नॉट अ डायमंड। मान लेते कि लॉस्ट कार्ड डायमंड का हो सकता है लॉस्ट कार्ड डायमंड का ना हो। इवन किसको माना हमें कि लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड कार्ड, यानी कि डायमंड कार्ड गुम कब हुआ, जो निकला होगा वहां से, यानी कि डायमंड का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो डायमंड का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, डायमंड का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी होती है 13/52, यानी कि 1/4। और E2 किसको माना हमने, E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, lost card is not of diamond, not a diamond। तो not a diamond यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायमंड का कार्ड नहीं है। डायमंड के कार्ड कितने कार्ड नहीं होते, 52 कार्ड में से 13 कार्ड होते हैं डायमंड के, तो 39 कार्ड ऐसे भी होते हैं जो डायमंड के नहीं होते हैं, यानी कि जो किसके होते हैं, हार्ट के, स्पेड के, क्लब के। 13 कार्ड किसके होते हैं, स्पेड के, 13 कार्ड क्लब के, 13 कार्ड हर्ट के होते हैं, 39 कार्ड हो गए ना वो, जो कि डायमंड के नहीं है। तो डायमंड का कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 39/52, यानी कितना हो गया 3/4। या आप ऐसा भी कर सकते थे 1 माइनस डायमंड का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि एक मान रहा है
कह रहे कि जो भी रिमेनिंग पैक था, फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ द कार्ड्स, फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ द कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड बोथ ऑफ व्हिच आर फाउंड टू बी एंड व्हिच आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। कहते हैं कि जो भी बाकी कार्ड बचे हैं 51 कार्ड, उनमें से 2 कार्ड्स को निकाला गया और दोनों कैसे पाए गए, दोनों के दोनों कैसे पाए गए, बोथ आर डायमंड। अब देखिएगा, अगर एक कार्ड पहले गुम हो चुका है डायमंड का, अगर एक कार्ड पहले डायमंड का गुम हो चुका है तो 51 कार्ड बचे, परंतु इस 51 कार्ड्स में से टोटल कार्ड रह गए हमारे पास 51। अगर तो ये कार्ड गुम हो गया है ना, परंतु डायमंड कितने रह गए, फिर डायमंड के कितने कार्ड रह गए, 12 कार्ड रह गए डायमंड के, क्योंकि एक कार्ड डायमंड का गुम हो चुका है ना। तो एक ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर इवन हो चुका है, तो इसके बारे में भी सोचना होगा कि एक ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर इवन इवेंट हो चुका है। क्या होगी प्रोबेबिलिटी भाई एक ही, अगर इवन इवेंट हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज बीन हैपेंड इज इक्वल टू क्या, इवन का मतलब हुआ कि एक डायमंड का कार्ड गुम हो गया, अब हमारे पास 51 कार्ड रह गए, उसमें डायमंड 12 रह गए, और ए इवेंट क्या है कि मुझे 2 कार्ड निकालने और दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, बोथ आर डायमंड, 2 कार्ड निकालने दोनों के दोनों डायमंड आने चाहिए, इसको हम ए बोल रहे हैं। यानी कि 51 कार्ड में से कितने कार्ड निकाले गए, अब 2 कार्ड निकाले गए। आउट ऑफ द 51 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड दोनों के दोनों क्या होने चाहिए हमारे, मैं एक ही प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, दोनों के दोनों डायमंड निकालना चाहता हूं और मेरे पास डायमंड कितने पड़े हैं 12, यानी क्या बन जाएगा 12 sin 2, ये बन गया 12 into 11 अपॉन 2 into 1 और नीचे लिख देंगे 51 into 50 अपॉन 2 into 1, 2 into 1 से 2 into 1 कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये बन जाता है हमारे पास कितना 12 into 11 अपॉन 51 into 50, ऐसा बन जाएगा। कुछ कैंसिल होगा क्या, यस 3 4 जा और ये 17 पे कैंसिल हुआ, 2 2 जा और ये 25 पे कैंसिल हो गया, है ना। कितना रह गया भाई 22 अपॉन कितना हुआ 25 into 7 175, तो 17 हो गया, 25 into 1 25 और 25 हो गया भाई। तो ये हमारे पास बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 के बारे में, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ए अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 कितना होगा भाई, ए अपॉन E2 का मतलब क्या हुआ कि जो पहले कार्ड निकला वो डायमंड का कार्ड नहीं था, लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, डायमंड का कार्ड नहीं गुम हुआ भाई, इसका मतलब बाकी के जो 39 कार्ड थे ना उनमें से कोई कार्ड गुम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कार्ड तो हमारे पास 51 कार्ड ही है, ओके, परंतु अब डायमंड 13 के 13 ही पड़े हैं, ठीक है जी। कोई एक हर्ड का क्लब का या स्पेड का कोई एक, इन तीनों में से कोई एक कार्ड गुम हुआ है, डायमंड का कार्ड तो नहीं गुम हुआ है, ठीक है जी। और टोटल 51 में से मुझे कितने कार्ड निकालने हैं, कोई 2 कार्ड निकालने हैं और दोनों के दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए। डायमंड अब कितने पड़े हमारे पास 13 C2 अपॉन 51 C2, तो नाउ वी कैन राइट दिस एज 13 into 12 और अपॉन 2 into 1 अपॉन 51 into 50 और अपॉन में क्या 2 into 1, 2 into 1 से 2 into 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 13 into 12 अपॉन कितना 51 into 50, फिर कट कर दीजिएगा ऐसे, किससे कट करेंगे 2 से कट कर दीजिए 6 और यहाँ 25 हो गया, इसको 3 से कट 3 2 6 और ये कितना हो गया 17 पे कैंसिल हो गया। नाउ दिस बिकम्स 26 अपॉन 425। अब हमें कह रहा है कि ए इवेंट हो चुका है, जो कार्ड हमने निकाले ना दोनों के दोनों डायमंड कार्ड हैं, परंतु जो लॉस्ट कार्ड था ना वो भी डायमंड का था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये इवेंट हो चुका है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा बाय बेस थ्योरम। क्या होगा भाई, थ्योरम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या E1 व्हेन इवेंट A हैज बीन हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 2 ही इवेंट बनेंगे E1 और E2, हो सकता है यहाँ पर 3 केसेस बन जाए, ठीक है, तीसरा केस भी बन जाए कुछ, क्लियर। जरूरी नहीं है कि हर बार 2 केस ही बनेंगे, क्लियर। तो क्या बनेगा अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, E1 का प्रोबेबिलिटी कितना है 22 अपॉन 425 और A अपॉन E1 है, सॉरी E1 कितना है E1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 अपॉन 4, ऐसा था ना E1 की प्रोबेबिलिटी, डायमंड का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर हो जाएगा 22 अपॉन में 425 इंटू में क्या 1 अपॉन 4 प्लस में क्या 26 अपॉन 425 इंटू में क्या भाई 3 अपॉन 4। तो यहाँ से ये तो कॉमन आ ही जाएगा 425 इंटू 4, ओके। तो 425 इंटू 4 कॉमन ले लिया मैंने डिनोमिनेटर से, तो यहाँ रह जाएगा मेरे पास ओनली 22
और यहाँ रह जाएगा मेरे पास कितना 22 प्लस कितना 78 और इधर भी तो वो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है जी, अगर सेम ही है तो। और 26 में 3 ठीक है, इतना ही होगा। तो इतना बन रहा है कितना ये 78 प्लस 2 80 100 बन गया ना फिर तो, और आंसर बन गया फिर तो 11/50 कुछ ऐसा बन रहा होगा। देखिए कोई मिस्टेक ना होगी, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। The next problem we have is there are three coins. There are three coins. One is a two-headed coin. One is a two-headed coin having head on both faces. Another is a biased coin. Another is a biased coin. Another is a biased coin that shows a head. That shows a head 75% of the time. 75% of the time. And third is an unbiased coin. Unbiased means simple coin, fair coin. Third is an unbiased coin. We have three coins. One is a two-headed coin having head on both faces. The second is a biased coin. Biased coin यानी कि कुछ ऐसा हमने coin को बना दिया है कि उसमें 75% केसेस में क्या आता है, हेड आता है। और थर्ड क्या है, सिंपल कॉइन है। One of the three coins is selected at random. One of the three coins is selected and tossed. तीन कॉइन में से किसी कॉइन को सिलेक्ट किया जाता है और इसे टॉस किया जाता है। It shows head. ये किसको शो करता है, हेड को शो करता है। तीन में से किसी कॉइन को पहले सिलेक्ट किया जाता है, फिर इसको टॉस किया जाता है, वो कॉइन क्या करता है, हेड को शो करता है। What is the probability that it was a two-headed coin? तो ये two-headed coin था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। It was a two-headed coin, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि तीन कॉइन है, तीन कॉइन में से पहले किसी एक कॉइन को सिलेक्ट किया जाता है। तो थ्री कॉइन्स में से किसी एक कॉइन सिलेक्ट करना है, तो हो सकता है जो कॉइन हम सिलेक्ट करें वो किस तरह का कॉइन हो, टू-हेडेड कॉइन हो सकता है जो कॉइन हम सिलेक्ट करें वो कैसा कॉइन हो, बायस्ड कॉइन हो सकता है जो कॉइन हम सिलेक्ट करें वो कैसा कॉइन हो, अनबायस्ड कॉइन हो। तो हमें क्या कहा भाई, E1 किसको मान लेते हैं कि जो कॉइन हमने सिलेक्ट किया वो कैसा कॉइन है, टू-हेडेड कॉइन है। E2 किसको मान लिया कि जो कॉइन हमने सिलेक्ट किया वो कैसा कॉइन है, बायस्ड कॉइन है। E3 किसको मान लिया जो कॉइन हमने सिलेक्ट किया वो कैसा कॉइन है भाई, अनबायस्ड कॉइन है। ओके, अब तीन में से किसी एक कॉइन को सिलेक्ट करना तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थ्री में से किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करना हो तो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/3। E2 की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी कितनी, 1/3, और E3 की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/3। अब ए इवेंट किसको मानेंगे कि कॉइन ने क्या शो किया, हेड शो किया, कॉइन शोज हेड। ए किसको मानेंगे, कॉइन शोज हेड, भी कॉइन क्या शो कर रहा है, हेड को शो कर रहा है। तो ए अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, ए अपॉन E1 का मतलब वो कॉइन कैसा था, टू-हेडेड कॉइन था, यानी कि जिसके दोनों फेसेस पे हेड था। और एक किसकी बात हो रही है कि कॉइन पे हेड आएगा, अगर उसके दोनों फेसेस पे हेड ही है इसका मतलब तो श्योर है कि हेड तो आएगा ही आएगा थ्रो करने के बाद, यानी कि ए अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब ए अपॉन E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, अगर कॉइन ऐसा है कि वो एक बायस्ड कॉइन है जिसमें 75% केसेस में हेड आता है तो उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 75/100।
यानी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना भाई। और A/E3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, A/E3 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास क्या, A/E3, यानी कि वो कैसा कॉइन है, एक सिंपल कॉइन है, एक अनबाइस्ड कॉइन है, फेयर कॉइन है, तो जिसके एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे क्या होता है, टेल होता है, तो कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी, 1/2 रही होगी। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी भाई, E1 की। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कॉइन पे कह रहा है कि हेड तो आ चुका है, कॉइन पे हेड तो आ चुका है, ए इवेंट हो चुका है, परंतु जो कॉइन हमने थ्रो किया था वो कैसा कॉइन था, 2 हेडेड कॉइन था। E1 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जब ए इवेंट हो चुका हो। तो प्रोबेबिलिटी लगाएंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 प्लस में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और A/E2 प्लस में क्या भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और A/E3। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया भाई। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और A/E1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1। नीचे क्या हुआ 1/3 इंटू 1 प्लस में क्या 1/3 इंटू में क्या 3/4 और प्लस में क्या 1/3 इंटू में क्या 1/2। ऐसा हो गया। 1/3 सभी से कॉमन आ जाएगा और 1/3 से 1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा हमारे पास 1, न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा 1, डिनोमिनेटर में बन गया क्या 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। कितना हो गया भाई, डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये बन जाएगा 4 प्लस कितना 3 7 प्लस 2 9, यानी कि बन जाएगा कितना 1/कितना 9/4। 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/9। ओके, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। दिस इज एक्सरसाइज 13.3 अकॉर्डिंग टू NCERT and exercise 15.6 according to एलिमेंट्स।